नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस के स्टडी पॉइंट पे। तो फ्रेंड्स, अपन बात करें थे मोशन की। तो मोशन के इससे पहले वाली वीडियो में पार्ट फर्स्ट सेकंड अपलोड कर चुका हूँ और इसके बाद में अपन बात करेंगे आज पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड के अंदर अपन बात करते हैं एक समान त्वरित गति के समीकरण। एक समान त्वरित गति के समीकरण की बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे अपन। तो देखो, इससे पहले जो पार्ट सेकंड था उसके अंदर मैंने ग्राफिकल क्वेश्चन भी इसके बता दिए थे। इसके बाद मानो कि अब देखो कि त्वरण क्या होता है, एक समान त्वरण क्या होता है। तो एक समान त्वरण क्या होता है कि अगर परिमाण और अगर त्वरण की दिशा अगर सेम होती है तो आप उसको बोल सकते हो एक समान त्वरण। और त्वरण की बात, सिंपल त्वरण की बात अपन कर चुके हैं, एक्सेलरेशन की बात अपन कर चुके हैं। तो त्वरण क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं अपन त्वरण। इसके बाद त्वरण को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसकी यूनिट मैंने बता दी थी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और अगर वेग का परिमाण अगर समय के साथ बढ़ता है तो उसको पॉजिटिव, वो जो त्वरण होता है फ्रेंड्स वो पॉजिटिव त्वरण होता है। और इसके अंदर मानो कि अगर वेग का परिमाण अगर समय के साथ घटता है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। और नेगेटिव त्वरण को बोला जाता है मंदन, इंग्लिश के अंदर बोला जाता है इसको रिटार्डेशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी बात कर चुके थे। अब अपन बात करते हैं कि एक समान त्वरित गति के समीकरणों की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक समान जो त्वरित गति के समीकरण थे वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो। तो ये जो समीकरण थे, ये साइंटिस्ट था जिनका नाम था गैलीलियो, इसी के द्वारा दिए गए थे। तो देखो इन्होंने क्या दिए थे, इसने दिया था पहला समीकरण क्या दिया था कि v बराबर दिया इसने u प्लस 80। पहला समीकरण तो ये था u बराबर v बराबर क्या होता है u प्लस 80 होता है। तो ये फर्स्ट समीकरण था। इसके बाद सेकंड समीकरण क्या था, इसके अंदर s बराबर क्या था ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, पहला समीकरण तो क्या था, जो गति की पहली समीकरण होती है वो तो क्या होती है v बराबर u प्लस 80 होती है फ्रेंड्स। इसके बाद में सेकंड समीकरण थी, इसके अंदर s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन क्या थी, इसके अंदर v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसके बाद में ये तो तीन समीकरण थी। इसके बाद में एक आता है कि एनवे जो सेकंड होता है, ठीक है, उसके अंदर जो तय की गई दूरी होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर एनवे सेकंड के अंदर तय दूरी कितनी आती है u प्लस a बाई 2n माइनस कितनी आती है 1 आती है। ठीक है, तो आपको ये समीकरण ध्यान रखनी है आपको तीनों। अब इसके अंदर कौन क्या होता है, तो आप देखो कि जो v होता है ये तो क्या होता है अंतिम वेग। वे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे अंतिम वेग होता है, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो v होता है ये तो फाइनल वेलोसिटी होती है। इसके बाद में u होता है, ये होती है इसकी प्रारंभिक वेग। इंग्लिश के अंदर बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद में जो a होता है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण। सॉरी, इसके अंदर होता है त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण तो होता है g और सिंपल त्वरण होता है a। ठीक है, तो इसके बाद में t होता है इसके अंदर टाइम, समय। इसके बाद में यहाँ पे जो s दे रखा है फ्रेंड्स, ये होता है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। इसके बाद में a हो गया त्वरण, ये विस्थापन हो गया। और ये v क्या होता है इसके अंदर अंतिम वेग, और u होता है इसके अंदर प्रारंभिक वेग। और ये समीकरण क्या होता है कि nवे सेकंड के अंदर कोई कण है, जिस मानो मैं बोलूं कि एक कण को मैंने फेंका तो ये जिस मानो कि 10 सेकंड तक ट्रेवल करता है, 10 सेकंड तक ये गति कर रहा है। तो मैं बोलूं कि पर्टिकुलर टाइम बोलूं इसके लिए कि मेरे को आप बताओ कि इसके 5वें सेकंड के अंदर इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो आप सीधा इस फॉर्मूले से निकाल लो कि n का मान जिस मानो 5 सेकंड बोले तो यहाँ पे आप 5 रख दो, 6 सेकंड बोले तो 6 रख दो। अगर पर्टिकुलर टाइम पूछे कि 5वें सेकंड पे निकालो या 7वें सेकंड पे निकालो फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर आप n का मान जितना दे रखा है, जितनी सेकंड दे रखी है उतनी सेकंड यहाँ पे रखो और इसके अंदर आप इसकी वैल्यू निकालो, इस एसएन की वैल्यू निकालो, मतलब कि जो एनवे सेकंड के अंदर जो तय दूरी है वो निकाल सकते हो। एक चीज और इसके अंदर कि जो अधिकतम कंडीशन के अंदर क्या करते हैं कि मान लो आप किसी चीज को फेंकते हो तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है फ्रेंड्स, मान लो कोई इनिशियल में तो कोई कण क्या होता है हमेशा रेस्ट के अंदर होता है। जैसे मान लो अपन मानते हैं कि इनिशियल के अंदर कोई भी कण होता है वो विराम की अवस्था में होता है। तो कई कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको लिया जाता है हमेशा 0। अगर प्रारंभिक वेग अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आपको कितना मानना है, इसको 0 मानना है। ये थे गति के समीकरण। तो इसके अंदर आपके माइंड के अंदर ये आ रहा होगा कि सर इसके क्वेश्चन नहीं करवाओगे क्या। तो क्वेश्चन के लिए मैं बोल चुका हूँ आपको कि जो न्यूमेरिकल का जो वीडियो होगा फ्रेंड, ठीक है, वो मैं आपको अलग से दे दूंगा इसका, क्योंकि इसके अंदर प्रॉब्लम होती है कि मान लो कि कई
कि कई बच्चों से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मतलब थ्योरी और कंसेप्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, और कई ऐसे होते हैं जिनको केवल न्यूमेरिकल सोल्व करना है। तो जिनके थ्योरी और कंसेप्ट क्लियर है वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल को देख सकता है, और जिस मान लो न्यूमेरिकल क्लियर नहीं है तो वो पहले किसको देख सकता है, यहाँ पे थ्योरी और कंसेप्ट को देख सकता है। इसलिए मैं न्यूमेरिकल की वीडियो आपके लिए अलग से अपलोड कर दूंगा। अब इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपी गति की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसको मैं रख कर देता हूँ। इसके बाद में बात करते हैं अपन फ्रेंड्स प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेपी गति की बात करते हैं फ्रेंड्स। प्रक्षेपी गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखो फ्रेंड्स, प्रक्षेपी गति क्या होती है, किस तरीके की गति को अपन प्रक्षेपी गति बोलते हैं, या किस टाइप की गति को प्रक्षेपी गति कहा जाता है। कि जिस मान लो मैं बोलूं कि जिस मान लो मेरे पास ये ढक्कन है, ठीक है, तो इस ढक्कन को क्या करता हूँ मैं, जिस मान लो ये ढक्कन है तो इसको मैंने थ्रो किया इस तरीके से, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो इसने जो ये गति की है, ठीक है, तो इसका जो ये राउंड पथ हुआ, ये जो इसने पथ फॉलो किया, इसी को बोला जाता है कौन सी गति, प्रक्षेपी गति। तो जब किसी कण को जिस मान लो कि किसी थीटा एंगल पे फेंक दिया मैंने, थ्रो कर दिया, तो इसके दौरान इसने जो पथ ट्रेवल किया, इसी पथ को बोला जाता है प्रक्षेपी गति। तो इसकी जो गति होगी फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगी, प्रक्षेपी गति। जिस मान लो कि अपन जिस मान लो इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखिए, क्या, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित किया जाता है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करता है तो पिंड को प्रक्षेपे तथा उसकी गति को प्रक्षेपी गति कहा जाता है। देखो समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो अगर मैं किसी वस्तु को या किसी कण को अगर ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता हूँ, मान लो इस तरीके से मैंने थ्रो किया इसको, ठीक है, तो जब मैं किसी कण को ऊर्ध्वाधर फेंकता हूँ, किसी थीटा एंगल पे फेंकता हूँ या इसको थ्रो करता हूँ, तो उसके द्वारा जो वो क्या करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करता है। जिस मान लो इस दौरान ये क्या करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में क्या करता है फ्रेंड्स, मोशन करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में गति करता है, तो इस पिंड को तो कहा जाता है प्रक्षेपी, और इसने जो गति ट्रेवल की, जो पाथ फॉलो किया, उसको बोला जाता है प्रक्षेपी गति। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो प्रक्षेपी गति होती है ये होती है द्विविमीय गति का उदाहरण, द्विविमीय गति का उदाहरण। अब देखो फ्रेंड्स, द्विविमीय गति क्या होती है कि द्विविमीय गति में क्या होता है कि अगर तीन घटकों के अंदर से अगर दो घटक अगर समय के साथ बदलते हैं, दो घटक अगर समय के साथ बदलते हैं फ्रेंड्स, तो उसको बोला जाता है द्विविमीय गति। ठीक है, तो द्विविमीय गति क्या होती है कि अगर किसी कण के दो घटक, कितने घटक फ्रेंड्स, दो घटक, द्वि का मतलब होता है दो, ठीक है, तो अगर दो घटक समय के सापेक्ष या समय के साथ अगर बदल जाते हैं या समय के साथ अगर परिवर्तित होते हैं, तो उसको बोला जाता है द्विविमीय गति। तो इसके अंदर क्या होता है कि जिस मालूम मैं एक क्वेश्चन के तरीके से बताऊं इसको, कि एक चलती हुई रेलगाड़ी में रेलगाड़ी से किसी गेंद को बाहर फेंका जाता है, तो गेंद का पथ होगा। इसके अंदर जिस मालूम मैंने पहला बोल दिया सरल रेखा, दूसरा बोल दिया सर्पिलाकार, तीसरा बोल दिया परवलयाकार, और चौथा बोल दिया इसमें नन ऑफ दिस। तो
तो देखो फ्रेंड्स, जब किसी वस्तु को, जैसे मान लो ट्रेन चल रही हो, ट्रेन में से मान लो कोई बालक बैठा है और उस बालक ने किसी में कोई गेंद थी या कोई वस्तु थी उसके पास, उसने उसको ट्रेन से बाहर की ओर फेंक दिया। मान लो ये ट्रेन चल रही थी और उसने बाहर की ओर फेंक दिया, तो जब वो फेंकता है तो वो गति होती है फ्रेंड्स, उसी को बोला जाता है प्रक्षेप्य गति। तो वो जो पथ होता है उसी पथ को बोला जाता है परवलयाकार पथ। कौन सा पथ बोला जाता है? परवलयाकार। तो इसके अंदर वो किस पथ के अंदर गति करता है? परवलयाकार। जो प्रक्षेप्य गति होती है वो एक प्रकार की परवलयाकार गति होती है, ठीक है। तो उसके जो पथ फॉलो करेगा उसी पथ को बोला जाता है यहाँ पे परवलयाकार, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स कि जो द्विमीय गति होती है उसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। तो द्विमीय गति का पहला उदाहरण क्या होता है? तोप से निकलने वाले गोले। तोप से निकलने वाले जो गोले होते हैं फ्रेंड्स, वो किसका उदाहरण होते हैं? इसके अंदर प्रक्षेपी गति का उदाहरण होते हैं। इसके बाद में बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से निकली गोली। और जैसे मान लो कि तोप से ही निकला, कैसे बोला कि जैसे मान लो ये कोई तोप की गाड़ी है और इसके अंदर जैसे मान लो इस तरीके से जो जो ये जैसे मान लो तोप दागने की है और ये जैसे मान लो ये कोई टारगेट है। अब इसके अंदर ये जो जैसे मान लो यहाँ से अगर तोप को छोड़ा जाता है तो इसके अंदर क्या होगा कि ये कुछ इस तरीके से मोशन करता है। तो इस तरीके से मोशन करता है तो ये क्या करता है, कुछ थीटा एंगल पे इसको फेंक दिया अपन ने, तो ये इस प्रकार की जो गति होगी, तो ये गति कौन सी होगी? प्रक्षेप्य गति का उदाहरण होती है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रक्षेप्य पथ की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद में बात करते हैं अपन फ्रेंड्स प्रक्षेप्य पथ की। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। कि जैसे मान लो अगर किसी गेंद को फेंका जाता है, ठीक है, तो इस तरीके से मान लो किसी गेंद को फेंका जा रहा है तो उसके द्वारा जो पाथ होता है वो किस तरीके से होता है? तो जैसे मान लो इस तरीके से पाथ को फॉलो कर सकती हो। जैसे मान लो यहाँ से किसी वस्तु को फेंका और वो कुछ इस तरीके से जाती है, तो यहाँ से जैसे मान लो आपने यहाँ पे थीटा एंगल पे उसको थ्रो किया। जैसे मान लो ये एंगल है, ये आपने क्या किया, जैसे मान लो ये मेरे पास ये है, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से इस तरीके से फेंका, तो ये क्या, मैं इसको थीटा एंगल पे प्रक्षेपित करता हूँ, तो ये एंगल होगा इसके अंदर, ये थीटा होगा। ये तो कौन सा हो गया? वाई हो गया। और ये कौन सा हो गया फ्रेंड्स? एक्स घटक हो गया। और ये क्या हो गया? वाई। अब देखो फ्रेंड्स, इसके अंदर क्या होगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या संभावना हो सकती है इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक तो इसका 37 घटक होगा। तो इसका जो 37 घटक होता है वो तो क्या होता है फ्रेंड्स? इसका जो 37 घटक होगा फ्रेंड्स वो तो क्या होगा? यू कोस थीटा होता है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा? यू वाई बराबर कितना होगा? यू साइन थीटा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये तो क्या हो गया? एक्स हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्या हो गया? यहाँ पे वाई हो गया। तो ये तो कौन सा हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। और ये कौन सा हो गया? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब क्या करते हैं कि यहाँ तक जा सकता है ये, फिर ये इधर से मैंने थ्रो किया, इधर जाएगा, इधर जाएगा और ये वापस यहाँ पे जमीन पे आ जाएगा। यहाँ से मैंने थ्रो किया इसको पार्टिकल को और जाते जाते ये यहाँ से मान लो यहाँ पे वापस ठहर जाता है, वापस धरती पे टकरा जाता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि क्या क्या चीजें हो सकती है इसके अंदर, और कि यहाँ से ये तो थीटा एंगल हो गया। अब ये जो हाइट होती है इसको बोला जाता है एच। और जिस मान लो ये यहाँ से करता है कितनी, मान लो यहाँ से फेंका मैंने और इतनी दूर जाके गिरता है, यहाँ से प्रक्षेपित किया और यहाँ तक जाकर गिरता है, तो इसको बोला जाता है रेंज। और इसके दौरान जो टाइम लिया गया, मान लो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो इसके अंदर कुछ टाइम तो लगेगा। मान लो यहाँ से मैंने किसी चीज को फेंका और वो यहाँ पे आके गिरती है, ठीक है, तो उसको कुछ टाइम लगेगा। और उस टाइम की बात करते हैं, मान लो यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, यहाँ से फेंका आपने और यहाँ तक पहुंचने में कुछ टाइम ट्रेवल टी करती है। अब इसकी अपन अलग अलग बात करते हैं। तो प्रक्षेप्य पथ की बात करे थे अपन, और प्रक्षेप्य पथ के अंदर पहली बात करते हैं अपन किसकी? हाइट की बात करते हैं, अधिकतम ऊंचाई की बात करते हैं। अधिकतम ऊंचाई इंग्लिश के अंदर बोला जाता है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम, पहले बात करते हैं अपन मैक्सिमम हाइट की। इसकी जो मैक्सिमम हाइट होती है, अधिकतम ऊंचाई होती है फ्रेंड्स, वो क्या होगी? तो इसकी अधिकतम ऊंचाई होगी वो क्या होगी? प्रक्षेप्य द्वारा, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। अधिकतम, अधिकतम ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, ऊंचाई को अधिकतम ऊंचाई कहा जाता है, अधिकतम ऊंचाई कहा जाता है। अधिकतम ऊंचाई क्या होगी, प्रक्षेपण, जैसे मान लो मैंने इसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक दिया, तो ऊपर की ओर फेंका तो ये इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ तक जा सकता है ये फ्रेंड्स। तो इसके अंदर मैंने एच मैक्सिमम, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी एच मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई कितनी जा सकता है कि जहां तक ये जैसे मान लो वाई घटक की ओर जितना जा सकता है, या अधिकतम ऊर्ध्वाधर जितना जा सकता है, तो ये अधिकतम ऊर्ध्वाधर इतनी दूर तक चला गया, तो ये यहाँ से लेके इसकी धरातल से ये जो ऊंचाई होगी फ्रेंड्स, इसी को बोला जाता है अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, इसका सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, एच मैक्सिमम कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। 4g नहीं है ये आपको याद रखना, 2g है, ठीक है। कहीं आप मोबाइल की तरह यहाँ पे 4g लगा दो। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, अधिकतम ऊंचाई की एच मैक्सिमम निकालने का ये फॉर्मूला होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो u होता है, ये क्या होता है, इसका प्रारंभिक वेग, कि यहाँ से आपने किस वेग से इसको थ्रो किया है, वो होता है यहाँ पे u। और ये जो थीटा होता है, ये क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे, कि जिस एंगल पे आपने इसको फेंका है, जिस एंगल पे आपने इसको प्रक्षेपित किया है, वो यहाँ पे थीटा होता है। इसके अंदर एक चीज और बोल सकते हो, ये हो क्या रहा है कि आप ये भी तो बोल सकते हो यू वाई का स्क्वायर बटे 2g भी तो बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि यू वाई है, ये क्या है, ये ऊपर वाला कंपोनेंट है। जब मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, यू साइन थीटा का जब मैं स्क्वायर कर देता हूँ फ्रेंड्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको यू वाई भी तो बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक है। तो आप यहाँ से यू स्क्वायर, जो यू ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट है, जो उसका ऊर्ध्वाधर घटक है, उसके बराबर उसका स्क्वायर करके 2g भी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, अब मेरे पास ये बात निकल के आती है कि अधिकतम किस वस्तु को, जिस मानो मैं फेंक रहा हूँ किसी वस्तु, जिस मानो मैंने इसी को फेंक लिया, तो कब ये अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर सकता है, किस एंगल पे मैं इसको थ्रो करूँ या किस एंगल पे मैं इसको फेंकूं कि ये अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर सके। तो ये अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए फ्रेंड्स आपको रखना है यहाँ पे थीटा बराबर 90 डिग्री। जब किसी वस्तु को अगर धरातल से ऊर्ध्वाधर अगर 90 डिग्री के कोण पे फेंका जाता है या 90 डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है फ्रेंड्स, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो कण जो होता है वो मैक्सिमम हाइट को ट्रेवल करता है, अधिकतम ऊंचाई तक जाता है या अधिकतम ऊंचाई को ट्रेवल करता है। किस तरीके से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एच मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, एच मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगी, यू और साइन कितना रखोगे यहाँ पे, साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा यहाँ पे 2g। तो ये क्या होगी, एच मैक्सिमम होगी। तो जब किसी वस्तु को धरातल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर अगर 90 डिग्री पे फेंका जाता है, 90 डिग्री के कोण पे फेंका जाता है फ्रेंड्स, तो वो ऑब्जेक्ट या वो कण क्या आता है, अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करता है। तो आपको सिंपल फॉर्मूला इसके अंदर अधिकतम ऊंचाई के लिए ये वाला याद रखना है। अधिकतम ऊंचाई की बात हो गई। अब यहाँ पे देखो, अधिकतम ऊंचाई पर एक चीज और ध्यान रख सकते हो कि अधिकतम ऊंचाई पे ओनली आपको 37 घटक प्राप्त होगा। कौन सा घटक प्राप्त होगा फ्रेंड्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्राप्त होगा। आपको इसके अंदर जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे वर्टिकल वाला कंपोनेंट 0 होता है, क्योंकि वर्टिकल के अंदर ये है ही नहीं, मोशन कर ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, तभी तो ये क्या होता है, नीचे की ओर आना शुरू कर देता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो अधिकतम ऊंचाई की बात हो गई। इसके बाद में बात करते हैं अपन 37 परास की, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स अपन उड्डयन काल की। उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो फ्रेंड्स, उड्डयन काल क्या होता है, तो उड्डयन काल क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ से आपने किसी कण को फेंका या किसी वस्तु को फेंक रहे हो, जैसे मान लो किसी बॉल को फेंक रहे हो, तो यहाँ से फेंकते हुए ये धरातल प्रक्षेपित करने और धरातल तक पहुंचने में लगा जो समय होता है, ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं उड्डयन काल। दोबारा सुनना परिभाषा इसकी, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने तथा धरातल तक पहुंचने के बीच में लगा समय, तो उसी को अपन बोला जाता है उड्डयन काल। किसी वस्तु को, परिभाषा क्या बोल सकते हो, किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने से धरातल तक या पृथ्वी तक बोल सकते हो, ठीक है, धरातल तक पहुंचने में
पहुंचने में लिया गया समय, लिया गया समय उड्डयन काल कहलाता है, उड्डयन काल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो उड्डयन काल क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से आपने किसी वस्तु को फेंका कुछ थीटा एंगल पे, तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ से प्रक्षेपित कर रहे हो, तो ये तो इसका प्रक्षेपण बिंदु हो गया, प्रक्षेपण बिंदु से धरातल तक पहुंचने में लगा समय, तो यहाँ तक धरातल तक आपने फेंका तो धरातल तक यहाँ पे पहुंचने में लगा है जो ये समय होगा, इसके दौरान इसने टाइम जो ट्रेवल किया होता है उसी को अपन बोलते हैं उड्डयन काल। तो उड्डयन काल बराबर क्या होता है कि इसको टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो टी बराबर क्या होता है 2u साइन थीटा अपॉन क्या होता है जी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके अंदर अब क्वेश्चन किस तरीके से देगा आपको, न्यूमेरिकल किस तरीके से बनते हैं इसके अंदर कि आपको इसके अंदर उड्डयन काल पूछेगा तो देगा क्या क्या, जैसे मान लो आपको थीटा की वैल्यू दे देगा, जैसे मान लो अगर किसी वस्तु को बोल देगा कि अगर किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण पे फेंका जाता है या 45 डिग्री के एंगल से थ्रो किया जाता है और इसके अंदर आपको इसकी स्पीड दे देगा, मान लो 20 मीटर प्रति सेकंड दे देगा, तो इसके अंदर बता रहा है कि ये कितने समय के बाद में धरातल तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके के इसके अंदर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो इसके अंदर जी की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड वो स्क्वायर वैसे आती कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती है, लेकिन आप एग्जैक्ट कितनी रखोगे यहाँ पे 10 रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि मान लो कि अगर गुरुत्व के क्षेत्र के अंदर देखें तो इसके अंदर टाइम का सूत्र क्या हो जाएगा t बराबर 2h बाई जी। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये फॉर्मूला भी इसके अंदर काम में ले सकते हो कि अंडर रूट कितना हो जाएगा 2h बाई कितना होता है यहाँ से डायरेक्ट g। तो गुरुत्व के क्षेत्र में मान लो इस तरीके से कोई वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगी, तो इसके अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा, उड्डयन काल कितना आएगा 2h बाई कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे g आ जाएगा। वो इस तरीके से फेंका जाता है, तो इसके अंदर आपको डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। इसके बाद में ये बात होगी, इसके बाद में अपन बात करते हैं उड्डयन काल के बाद में हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं, क्षैतिज परास की बात करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन फ्रेंड्स क्षैतिज परास की, क्षैतिज परास इंग्लिश के अंदर बोल दो आप इसको हॉरिजॉन्टल रेंज। तो देखो फ्रेंड्स क्षैतिज परास क्या होती है कि उड्डयन काल के दौरान, किसके दौरान, उड्डयन काल के दौरान, मतलब इस टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान यदि कण क्षैतिज दिशा के अंदर जितनी दूरी ट्रेवल करता है या जितनी दूरी तय करता है, किस तरीके से कि जैसे मान लो आपने यहाँ से इसको यहाँ तक फेंका, तो ये ऊर्ध्वाधर दिशा, ये इसकी कौन सी दिशा, क्षैतिज दिशा कौन सी होगी फ्रेंड्स, ये वाली होगी। तो क्षैतिज दिशा के अंदर ये जितनी दूरी तय करता है तो इसी को बोला जाता है रेंज, इसी को बोला जाता है क्षैतिज परास, क्षैतिज परास। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी, जो इसकी जो क्षैतिज दूरी होगी, जो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस होगी, उसी को बोला जाता है क्षैतिज परास। तो क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, उड्डयन काल के दौरान उड्डयन काल के दौरान उड्डयन काल के दौरान किसी प्रक्षेपी द्वारा क्षैतिज दिशा के अंदर, क्षैतिज दिशा में प्राप्त अधिकतम दूरी क्षैतिज परास कहलाती है। क्या बोला मैंने यहाँ पे कि उड्डयन काल के दौरान, इस टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान ये जो ऑब्जेक्ट होता है या जो कण होता है या जो प्रक्षेपी होता है, ये क्षैतिज दिशा के अंदर जितनी दूरी को ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये इतनी दूरी को ट्रेवल कर रहा है, तो इसके अंदर रेंज कितनी हो जाएगी, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को बोला जाता है क्षैतिज परास। ठीक है, क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या याद रखना आपको, क्षैतिज परास का फॉर्मूला क्या याद रखना आपको फ्रेंड्स, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी याद रखना है। इसके अंदर क्या होता है कि जो साइन 2 थीटा होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, आप 2 साइन थीटा कोस थीटा भी लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट और यू को आप इसके साथ भी जोड़ सकते हो और इसके साथ भी जोड़ सकते हो। तो एक फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, 2u साइन थीटा u कोस थीटा अपॉन कितना बन जाएगा, यहाँ पे g बन जाएगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी इसके अंदर याद रखना है। अब देखो फ्रेंड्स,
अब आता है कि स्थितिज प्रास अधिकतम कब आ सकता है। जैसे मान लो अपन ने बात की है जो अधिकतम ऊंचाई होती है, जो मैक्सिमम हाइट होती है, वो कब प्राप्त हो सकती है कि जब आप किसी वस्तु को या किसी प्रक्षेपण को अगर धरातल से अगर आप 90 डिग्री के एंगल पे थ्रो करते हो या 90 डिग्री के कोण पे अगर आप इसको फेंकते हो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि उसकी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होती है, वो मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है अगर आप इसको 90 डिग्री के एंगल से फेंक रहे हो। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्षैतिज प्रास होती है वो अपन को अधिकतम कब प्राप्त हो सकती है फ्रेंड्स, तो वो अपन को प्राप्त हो सकती है कि अगर अपन यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी रख दे, 45 डिग्री रख दे। कितनी रखी फ्रेंड्स, यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी रखी, 45। तो अगर आप थीटा की वैल्यू कितनी रख दो, 45 डिग्री, तो क्षैतिज प्रास होती है वो अधिकतम होती है। क्षैतिज प्रास अधिकतम होती है, कब होती है अधिकतम, क्षैतिज प्रास अधिकतम कब प्राप्त होती है, जब किसी वस्तु को, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई वस्तु थी फ्रेंड्स, यहाँ से मेरे को इसको थ्रो करना है, ठीक है, प्रक्षेपी गति करवानी है, तो यहाँ से अगर मैं इसको फेंकना प्रारंभ करता हूँ और मैं अगर ये थीटा अगर 45 डिग्री का रखता हूँ, तो इसके अंदर मेरे को जो प्राप्त होने वाली जो रेंज होगी ये वाली, ये कितनी दूर तक जा सकता है क्षैतिज दिशा के अंदर, तो वो जाएगा अधिकतम तक, आर मैक्सिमम। कितनी जाएगा, आर मैक्सिमम। तो अगर किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को या किसी प्रक्षेपी को अगर 45 डिग्री के एंगल पे फेंका जाता है, ठीक है, 45 डिग्री 45 डिग्री के एंगल पे अगर इसको थ्रो किया जाता है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर जो आर मैक्सिमम होती है, ठीक है, तो वो अधिकतम प्राप्त होती है, आपको जो रेंज होगी वो अधिकतम प्राप्त होती है। तो इसके अंदर किस तरीके से होगी अधिकतम प्राप्त, आपको आर बराबर क्या जानते हो आप, साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या रखोगे, यू स्क्वायर साइन 2 गुना थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 अपॉन कितना है यहाँ पे जी, तो इसके अंदर क्या जाएगा, आर बराबर आर मैक्सिमम आएगा यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स, आर मैक्सिमम बोल दो आप इसको, तो आर मैक्सिमम कितना जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा, फिर 2 सॉरी जी आ जाएगा। तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा कि ये तो 45 गुना कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपके पास, यू स्क्वायर अपॉन कितना जाएगा जी। अब इसी तरीके से जैसे मान लो ये इस तरीके से मोशन करें, तो इस मोशन के अंदर क्या होता है कि इस तरह की मोशन के अंदर क्या हो जाएगा कि रेंज बराबर कितनी हो जाएगी, अब यू को किससे गुना कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट से गुना कर दो, तो ये क्षैतिज प्रास का नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्षैतिज प्रास निकाल सकते हो, अगर इस तरीके से क्षैतिज दिशा के अंदर इसको अगर थ्रो किया गया है, तो इसके अंदर आप यू को, क्योंकि ये तो क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, टी बराबर ये क्या होता है अंडर रूट 2h/g, तो क्या होता है फ्रेंड टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, और इसके बाद में अगर आप इसको u से गुणा कर देते हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय होता है, तो ये तो चाल हो गई, ये क्या होगा इसका समय हो गया, तो इसके अंदर क्या निकल के आ जाती है फ्रेंड, क्षैतिज प्रास निकल के आ जाती है। इस तरीके से अपनी जो प्रक्षेपी गति होती है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। और इसके बाद में अपन बात करेंगे आगे वाले वीडियो के अंदर, आगे वाले पार्ट के अंदर बात करेंगे अपन सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, और सॉरी सर्कुलर मोशन से पहले अपन बात करेंगे कि न्यूटन की गति के जो समीकरण थे और संवेग में किस तरीके से परिवर्तन होता है, तो उन सब की चर्चा अपन करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।